रहता हूँ किराए की काया में, रोज सांसों को बेचकर किराया चुकाता हूँ। मेरी औकात है बस मिट्टी जितनी, बात में महल और मीनारों को बनाने की करता हूँ। मिट जाएगी मेरी काया भी एक दिन इसी मिट्टी में, पर मैं इसकी खूबसूरती पर इतराता हूँ। मुझे पता है कि मैं खुद के सहारे शमशान तक भी नहीं जा सकता, इसलिए आपके जैसे नए दोस्त बनाता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान दिवस की। आज 26 नवंबर हैं और 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान सभा के द्वारा बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान का निर्माण हुआ और संविधान सभा को ये तैयार करके बाबा साहब के द्वारा प्रेषित किया गया। इसके इसके कई अनुच्छेद उसी दिन से लागू कर दिए गए, लेकिन संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस महामानव, नारी उद्धारक, गरीबों के मसीहा, देश में इक्वलिटी की प्रतीक बाबा साहब को याद करने का ये आज विशेष दिन है कि बाबा साहब की बदौलत आज इस संपूर्ण देश में सब लोग समानता के रूप में, इक्वलिटी के रूप में काम कर पा रहे हैं। संविधान निर्माण से पहले इस देश के अंदर शासन व्यवस्थाएं अपने अपने तरीके से अलग अलग धर्मों के लोगों ने धर्म ग्रंथों के आधार पर चलाई, और अनेक धर्म होने के कारण ये संकट हमेशा बना रहा कि जो सत्ता में रहे उन धार्मिक नेताओं ने या धार्मिक गुरुओं ने दूसरे धर्म के लोगों का शोषण किया, उन्हें प्रताड़ित किया। जब मुग़ल आए तो हिंदुओं को मार मार कर मुसलमान बनाया गया, ज़बरदस्ती बनाया गया, और इसी प्रकार से अनेक धर्मों ने जो सत्ता में रहे उन्होंने तानाशाही की। और भारत के उस समय के राजनेता ये जानते थे कि भारत विविधताओं का, विविध धर्मों का देश है। इसमें किसी भी धार्मिक आधार पर, धार्मिक ग्रंथ के आधार पर सरकार नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ और ऐसा विखंडन आगे भविष्य में ना हो, इस कारण से एक संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब को किन परिस्थितियों में दी गई, इसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। हम किसी तथ्य की प्रमाणिकता के बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी जानकारी है उस पर हम अपने विचार रखेंगे। जब संविधान बनाने की बात चल रही थी तो उस समय बाबा साहब के सभी लोग विरोधी थे। उस समय देश में अधिकांश जो बड़े नेता थे कांग्रेस के और दूसरे दलों के भी, मुस्लिम लीग हो या हिंदू महासभा हो, सब जो बड़े लीडर थे वो बड़े बड़े विद्वान और वकील थे, बैरिस्टर थे ज़्यादा करके। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के अलावा गांधी, नेहरू, BN राव, कृपलानी और राजगोपालाचारी जैसे बड़े विद्वान वकील थे, और ये कभी नहीं चाहते थे कि एक दलित व्यक्ति के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो गांधी जी ने एक समिति बनाई BN राव के नेतृत्व में, और समिति को काम दिया गया कि वो विदेशों में जाएं और अनेक देशों के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करें और एक अच्छा संविधान बनाया जा सके जो सर्वश्रेष्ठ हो। तब तक बाबा साहब को कोई पसंद नहीं करता था कि बाबा साहब इस काम को करें। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया किसी समाज विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए बनाया, संपूर्ण देश की महिलाओं के लिए बनाया, बच्चों के लिए बनाया, और इक्वलिटी का ध्यान रखा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, धर्म की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई, सबको समानता की बात कही गई। और ये घटना हमें जाननी बहुत ज़रूरी है कि इतने विद्वान होने के बावजूद भी बाबा साहब को ये कमान कैसे मिली, जबकि बाबा साहब को जाति का ठप्पा उस समय लग चुका था। दलित वकील के रूप में उन्हें पहचाना जाता था, और कोई भी नहीं चाहता था कि दलित के द्वारा इस देश का संविधान लिखा जाए।
देखिए वो परिस्थितियाँ क्या रही, अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, तो इसलिए हम उसकी प्रामाणिकता की गारंटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि गांधी जी ने बी एन राव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल का गठन किया, और जिसमें 7 व्यक्ति थे, और उनका काम दिया गया कि देश के अनेक देशों में जाकर उनके संविधान का अध्ययन करें। तो जब वो इंग्लैंड पहुँचे तो प्रोफेसर फिलिप जेनिंग के पास पहुँचते हैं, और उस समय फिलिप जेनिंग जो है अनेक देशों के संविधान लिख चुके थे, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़े जो संविधान निर्माता थे उनके रूप में उन्हें जाना जाता था। और शिष्टमंडल के अंदर उस समय कृपलानी जी, राजगोपालाचार्य, नेहरू जैसे विद्वान लोग थे, और इन्होंने जाकर जब निवेदन किया तो प्रोफेसर फिलिप जैनिंग ने कहा कि आप क्यों अनेक देशों में भटक रहे हैं और क्यों मेरे पास आए। आपके देश में तो स्वयं ही मुझसे कई गुना विद्वान बैठे हुए हैं जो संविधान को लिख सकते हैं, और यदि मैंने संविधान लिखा तो मेरे संविधान को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि उसमें कई त्रुटियां वो निकाल देंगे। क्योंकि फिलिप्स जो हैं बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जानते थे, अच्छे मित्र थे, और उन्होंने लिखने से मना कर दिया कि मैं आपका संविधान नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि उस समय जैनिंग जो थे पैसे लेकर के संविधान को लिखा करते थे, और भारत की जो शिष्टमंडल तो चाहता था चाहे हमें दुगना पैसा देना पड़ जाए लेकिन हमारा संविधान फिलिप जैनिंग ही लिखे, हम किसी दलित से नहीं लिखाना चाहते। लेकिन फिलिप्स ने साफ कहा कि चाहे आप कितना भी पैसा दें, लेकिन मैं आपका संविधान भारत में रहते हुए अम्बेडकर के नहीं लिख सकता, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा विद्वान है और मेरी हर बात को वो काट सकते हैं या उसमें त्रुटि निकाल सकते हैं। इस शिष्टमंडल वापस लौट आता है और गांधी जी को ये बात बताता है कि इस देश के अंदर अम्बेडकर से ज़्यादा बड़ा विद्वान कोई नहीं है, और एक सभा होती है और शिष्टमंडल चर्चा करता है, और उस पर बाबा साहब का नाम निकल के सामने आता है, क्योंकि इसके कई कारण थे। सबसे पहला तो उनकी जो एजुकेशन है कि बाबा साहब के पास इकोनॉमिक्स में, डीएसए में, डीएससी इकोनॉमिक्स में और तमाम प्रकार के 32 प्रकार की डिग्रियां थी, और लगभग वो अनेक देशों के संविधान का अध्ययन कर चुके थे, और उस समय बी एन राव के अलावा कोई भी इतना बड़ा विद्वान नहीं था जो बाबा साहब का मुकाबला कर सके। तो बी एन राव ने ही ये प्रस्ताव रखा कि बाबा साहब को ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाए, और जो 389 लोगों की समिति बनी उसमें तय हुआ कि बाबा साहब को किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जिता करके चुनाव और यहाँ लाया जाए, और एक विद्वान की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बाबा साहब को चुनाव में जिताया गया बंगाल से, और उन्हें संविधान सभा के अंदर सम्मिलित किया गया। उस समय बाल गंगाधर तिलक के ये शब्द थे कि हमने अंबेडकर साहब आपके लिए संविधान सभा में आने के लिए दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद कर दिए हैं, आप किसी भी प्रकार से संविधान सभा में नहीं आ सकते। लेकिन बाबा साहब की जो नॉलेज थी, उनकी जो जानकारी थी, उसके आधार पर उन्हें लेना संविधान सभा की मजबूरी बन गया, और बाबा साहब आते हैं। बाबा साहब ने देश के अंदर सभी प्रकार के लोगों के लिए समान रूप से काम किया, चाहे वो महिलाओं के उत्थान की बात हो, या हिंदू कोड बिल की बात हो, या एक राजकीय सेवाओं की बात हो, समान वेतन की बात हो, पेंशन की बात हो, हर तरह से लोगों की मदद करने का प्रयास किया, और एक सुंदर संविधान लिखकर संविधान सभा को दिया। और संविधान सभा लिख को समर्पित करते हुए बाबा साहब के शब्द थे कि किसी भी देश का संविधान कितने ही अच्छी तरीके से क्यों न लिख दिया जाए, लेकिन उसे लागू करने वाले व्यक्तियों की नीयत यदि ठीक नहीं है तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। और संविधान में चाहे लाखों कमियां हो, लेकिन उसे लागू करने वाले व्यक्तियों की मानसिकता
उनकी सोच यदि सकारात्मक हैं तो अंततः वो संविधान सही और सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। तो मित्रों, हमारे देश के संविधान में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं हैं और दुनिया का आज भी सबसे बड़ा लिखित रूप में प्रमाण के रूप में भारत का संविधान माना जाता है। संशोधन होना एक अलग चीज़ है, लेकिन कमियां होना अलग चीज़ है। तो बाबा साहब के बताए गए लिखे गए संविधान में कोई कमी नहीं निकाल पाया। समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसमें बाबा साहब ने स्वयं ही कहा है कि इसमें जब जब आवश्यकता हो तो इसमें संशोधन किए जाने चाहिए। लेकिन कहा कि यदि आप लोग नागरिकों से कहा यदि संविधान को बचाने में कामयाब रहे तो आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता है। तो हमें संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है, तभी हमारे संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। उस व्यक्ति को जब संविधान के अधिकारों को पता ही नहीं है तो वो व्यक्ति, वो बालक किस प्रकार से अपने अधिकार की मांग करेगा। तो बाबा साहब ने बहुत बड़ा अस्त्र संविधान के रूप में हमें दिया है। इसे हम सबको पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब ने कहा मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है, मेरी माला पहनाने की आवश्यकता नहीं, मूर्तियाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है, मेरे विचारों को फैलाने की आवश्यकता है, इस लोकतंत्र के अंदर जागृत अवस्था में रहने की आवश्यकता है और समाज की जो भीड़ है उसे किसी भी धार्मिक स्थल के स्थान पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ ले जाने की आवश्यकता है। हमें शासक वर्ग के अंदर शामिल होना है, ये बाबा साहब ने कहा। और जो समाज सत्ता में होता है उसके साथ कभी अत्याचार नहीं होता है। जो समाज एकजुट रहता है उसके साथ कभी अत्याचार नहीं होता है। लेकिन जो समाज जातियों में बटा रहता है, वर्णों में बटा रहता है, उसका हरदम शोषण होता है। वो अशिक्षित होने के कारण, सबसे बड़ा कारण ये है व्यक्ति का अशिक्षा, क्योंकि हम अपने बच्चों की शिक्षा का पैसा अनावश्यक रूप से धार्मिक कार्यों में, रूढ़िवादिताओं में लगाकर बर्बाद कर रहे हैं। यदि हम इस पैसे को शिक्षा पे खर्च करें और अपने बच्चों को शासक वर्ग बनाएं, ये छोटी नौकरियां सिर्फ जीवकोपार्जन के लिए हैं, परिवार चलाने के लिए हैं, लेकिन आपको यदि सत्ता में शामिल होना है तो राजनीति के अंदर अपना प्रभाव जमाना होगा और अपने बच्चों को IAS, IPS, प्रोफेसर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ऐसे पदों पर पहुंचाना होगा। तभी आप सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं और बाबा साहब के जो सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। यदि हम पढ़ लिख कर अपने परिवार को, समाज को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं तो ही हम सही मायने में समानता के अधिकारी हैं। यदि हम रूढ़िवादिता में डूबे रहते हैं, अंधविश्वास में डूबे रहते हैं और उसी प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों में डूबकर अपनी एनर्जी को नष्ट करते हैं, दूसरों की निंदा करने में व्यस्त करते हैं, तो बाबा साहब का सपना अधूरा रह जाएगा। यदि आप अपने आप को बाबा साहब के फॉलोअर्स मानते हैं तो बाबा साहब की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने किन कठिन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण किया और कितना विरोध झेलने के बाद एक एक अनुच्छेद को पास करवाया। लेकिन यदि इसका सही उपयोग करना है तो इसकी जानकारी परिवार को, बच्चों को देना अनिवार्य है। जिस प्रकार हम घरों के अंदर गीता, बाइबल, कुरान को पढ़ाते हैं, उसी प्रकार संविधान की पुस्तक भी हर घर में होनी चाहिए और बाबा साहब के विचारों से जुड़ी हुई पुस्तकें हर परिवार में होनी चाहिए। बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। यही बाबा साहब के प्रति हमारी जो है सही श्रद्धांजलि होगी। सभी को नवोदय। आपको कैसे विचार लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। सभी को नवोदय।